नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जिसमें आपको पेडागोजी, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण जो भी आपके सिलेबस में है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है? भाषाधिगम समय त्रुटियाः, अर्थात भाषा अधिगम के समय त्रुटियां। बताइए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं इसकी हिंदी कर देता हूँ। शिक्षार्थियों के ऊपर संशोधन कार्य को बढ़ाता है, छात्रों में अनिष्ट चाप देता है, अधिगम में सहायक होती हैं या फिर अधिगम में बाधक होती हैं। तो भाई हम सभी जानते हैं भाषा अधिगम के समय जो त्रुटियां होती हैं यह अधिगम में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप लोग निश्चित रहें, आपकी संस्कृत भैया कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, आप मेरे वीडियो देखोगे आपको संस्कृत समझ में आएगी और आसान भी लगेगी। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूं। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया है भाई? भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम, अर्थात भाषा दक्षता में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? बताइए भाषा दक्षता में किसका महत्व सर्वाधिक है? अब देखिए ऑप्शन क्या है। शुद्धता और धारा प्रवाह के विकास का, कम मूल्य की शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का, शुद्धोच्चारण के साथ वाचन करने का, या फिर सुंदर हस्ताक्षर और अभ्यास कार्य लेखन का। तो भाई मेरे भाषा दक्षता में जो सबसे अधिक महत्व है वो है शुद्धता और धारा प्रवाह के विकास का। तो ये ऑप्शन ए में कहा गया है शुद्धतायाः धारा प्रवाह से चा विकासः, मतलब शुद्धता और धारा प्रवाह का विकास। ये होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। और आप सभी से भैया रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या बोला गया है? भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षायाः उद्देश्यम अस्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है। देखिए हिंदी और संस्कृत भैया एक जैसा होता है, थोड़ी अलग से नहीं आई, संस्कृत से ही भैया हिंदी आई है ना। तो देखिए कहा गया है अंतिम मूल्यांकन और प्रश्न पत्र निर्माण योजना बनाना, शिक्षार्थियों में ज्ञान अभाव को जानना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, या फिर छात्रों के प्रगति विवरण पत्र को पूरा करना। तो देखिए भाई भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थिनां बोधे अभावम ज्ञातम। बोधे का मतलब क्या होता है? ज्ञान, मतलब शिक्षार्थियों में ज्ञान के अभाव को जानना कि उन्हें में कौन सा ज्ञान का अभाव है, वो नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है जानना। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि शिक्षार्थियों के ज्ञान के अभाव को जानना। ज्ञातम का मतलब होता है जानना। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम,
अर्थात भाषा विकास में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। देखिए भैया, अधोलिखितेषु का मतलब होता है निम्नलिखित में से, अर्थात भाषा विकास में निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। और चाहे हिंदी की पेडागोजी हो चाहे संस्कृत की, भैया पेडागोजी एक जैसी रहेगी, अंतर इतना है भाई यहां पर संस्कृत में प्रश्न आएंगे और हिंदी में प्रश्न आएंगे। ओके, तो देखिए मैं हिंदी कर देता हूं सभी की। शिक्षार्थियों को परस्पर भावों के आदान प्रदान के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। फिर क्या है, पठन पाठन सहायक सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना, मूल्यांकन में विभिन्न संसाधनों कौशलों का प्रयोग करना और पाठगत अभ्यास कार्य को समाप्त करना। तो देखिए भाई, भाषा विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्या, शिक्षार्थिभ्यः परस्परम भावात् आदान प्रदान से अधिकम अवसर प्रदानम, अर्थात शिक्षार्थियों को परस्पर भावों के आदान प्रदान में अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, ये यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और जिन साथियों ने भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर आए, आप संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और आप लोग निश्चित रहना, मैं अधिक से अधिक कोशिश करूंगा कि आप लोगों को संस्कृत की प्रैक्टिस सेट दे सकूं। चलिए, यहां पर कहा गया है रचनात्मकता वादस्य सिद्धांतो अयम यत् भाषा शिक्षार्थी वर्तते, अर्थात यहां पर कहा गया है रचनात्मकता वाद के सिद्धांत में भाषा शिक्षार्थी होते हैं। अब देखिए भाई, रचनात्मकता में क्या है, विद्यार्थी इसमें स्वयं कुछ कर सीखता है। ठीक है, अर्थात देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है शिक्षक का अनुसरण करता, ज्ञान का ग्रहण करता, ज्ञान का पुनः प्रस्तुति करता या फिर ज्ञान का निर्माण करता। तो ध्यान रखिए, रचनात्मक बाद में जो भाषा शिक्षार्थी होते हैं वह ज्ञान के निर्माण करता होते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ज्ञान से निर्माण करता, अर्थात ज्ञान का निर्माण करता। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखें करो, जब मैं आपको हिंदी समझाता हूं भाई किसी भी प्रश्न की, तो आप देखा करो कि यहां पर किस शब्द का कौन सा अर्थ हो रहा है, और वहीं आप अगले में यूज करा करो, तो धीरे धीरे आप क्या है संस्कृत से हिंदी करना ऐसे सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है प्रत्येक भाषायाः विशिष्ट ध्वनयः संरचना शब्दावली चा सन्ति भाषायाः एवं विधम वैशिष्ट्यम सूचति यत्, अर्थात यहां पर कहा गया है प्रत्येक भाषा में विशिष्ट ध्वनि संरचना और शब्दावली होती है। भाषा के लिए यह विधि क्या कहती है, इसे कहा जाता है सूचित करती है। बताइए, प्रत्येक भाषा के लिए विशिष्ट ध्वनि संरचना और शब्दावली होती है, भाषा की यह विधि सूचित करती है। किसका सूचित करती है, भाषा एक व्यवस्था होती है, भाषा प्रजाति विशिष्टता होती है, भाषा यादरक्षक होती है, या फिर भाषा एक कौशल विषय होता है। तो भाई भाषा एक व्यवस्था होती है, ये यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का होता है। क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना किससे होता है, भाषा से ही होता है। और भाषा भैया अपने नियम के दायरे में होकर ही गतिमान होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है अधस्तनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति, अर्थात यहां पर कहा गया है निम्न में से क्या श्रवण पूर्व गतिविधि है। ठीक है, अस्ति का मतलब होता है। ओके,
तो श्रवण पूर्व गतिविधि क्या होगी भाई? तो देखिए भाई, इसमें से श्रवण पूर्व गतिविधि ये है कि जो शिक्षक है वो क्या करता है, प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव विषय में छात्र क्या जानते हैं यह प्रश्न करता है। क्या करता है? शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय छात्राः किं जानन्ति इति प्रश्नं कुर्वन्तु कुर्यात्। अर्थात शिक्षक प्रस्तुत विषय में और जीवन अनुभव विषय में छात्र क्या जानते हैं यह प्रश्न करता है। यही कहलाती है श्रवण पूर्व गतिविधि। इससे क्या होता है भाई, जो से शिक्षक को कोई पाठ पढ़ाना है तो वह उसे छात्रों के अनुभव के साथ जोड़ता है, जिससे उन्हें अधिगम में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न के क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनार्थम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावितम योजना स्यात्। अर्थात छात्रों में शब्दावली ज्ञान को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावपूर्ण योजना है? ऑप्शन क्या है? प्रत्येक नवीन शब्द के अर्थ में शब्दकोश का परामर्श देना, प्रत्येक नवीन शब्द के प्रयोग के साथ वाक्य निर्माण करना, विपरीत अर्थक और पर्यायवाची शब्दों को याद करना। इसका मतलब क्या होता है? याद करना। या फिर प्रस्तुत संदर्भ के अनुसार नवीन शब्दों का अर्थ अनुमानित करना। तो भाई मेरे छात्रों में शब्दावली ज्ञान को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप संदर्भ के अनुसार छात्रों को नवीन शब्दों के अर्थ का अनुमान, मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्रस्तुत संदर्भ अनुसारम नवीन शब्दानाम अर्थ अनुमानम। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया हम प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाते हैं। चलिए भाई देखते हैं यहां पर क्या कहा गया है। शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पाठनार्थम निर्देशात् पूर्वम स्व भोजन प्रवृत्ति विषय समूहेषु वार्तालाप कर्तुं छात्रान् निर्देशति एवं सा किम करोति। अर्थात भाई यहां पर कहा गया है, देखिए मैं जहां पर उसका अर्थ बताता हूं वहीं पर मैं गोला भी लगाता जाता हूं, जिससे आपको साथ साथ समझ में भी आ जाए कि किस शब्द का क्या अर्थ हो जाए। यहां पर ये कहा गया भैया, शिक्षिका खाद्य विषय पर पाठ को पढ़ने से पूर्व अपने अपने भोजन प्रवृत्ति के विषय को छात्रों में कहती है कि आप वार्तालाप करें, इसका वह निर्देश देती है। तो बताना है वह क्या कर रही है। मैं फिर से हिंदी बता देता हूं, क्या है? शिक्षिका खाद्य विषय पर पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को अपने अपने भोजन प्रवृत्ति के विषय पर वार्तालाप करने में के लिए निर्देश देती है कि आप लोग क्या करें, अपने अपने भोजन के बारे में वार्तालाप करें आपस में। तो बताना है शिक्षिका यहां पर क्या कर रही है। तो भैया सीधा साधा है, पढ़ा है ना हमने, सभी में पढ़ा है भैया, हमने ईवीएस पेडागोजी में पढ़ा है भैया ये प्रश्न। तो शिक्षिका यहां पर क्या कर रही है? कक्षागत ज्ञानेन सह विद्यार्थिनां जीवना अनुभवस्य संबंधम स्थापति। अर्थात कक्षागत ज्ञान को, जो कक्षा का ज्ञान, कक्षा में ज्ञान है, उसको विद्यार्थी के जीवन अनुभव के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। संस्कृत में थोड़ी अलग से पेडागोजी आएगी भैया, बात तो वही है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। उत्तम लेखनम कथमाम प्रक्रियाम अनुसरति। अर्थात उत्तम लेखन बताना है कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। प्रारूप लेखन और अंतिम रूप लेखन, संशोधन और पुनरावलोकन, या फिर विचार लेखन, प्रारूप लेखन, संशोधन, पुनरावलोकन और अंतिम लेखन। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन सी के साथ जाएगा। उत्तम लेखन प्रक्रिया किसका अनुसरण करती है? सबसे पहले आएगा विचार लेखन, उसके बाद प्रारूप लेखन, फिर संशोधन, फिर क्या है? पुनरावलोकन, मतलब
फिर से चेक करना, और सबसे बाद में आएगा भैया अंतिम लेखन। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम। किसी भाषा के लिए ज्ञान नाम मतलब क्या है? यहां पर किसी भाषा को जानना किसका नाम है? बताइए, किसी भाषा को जानना यह किसका नाम है? उस भाषा के व्याकरण नियमों का ज्ञान। भैया यदि आपको किसी भाषा के व्याकरण नियमों का ज्ञान है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपको उस भाषा का ज्ञान है? नहीं। फिर क्या है? तया भाषया अभिव्यक्ति ज्ञानम। बिल्कुल ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भाषा की अभिव्यक्ति का आपको ज्ञान है, अर्थात इसका मतलब है आपको उस भाषा का ज्ञान है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं भैया भाषा में जो अभिव्यक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण भाई मेरे यहां पर होती है। डिस्ग्राफिया वर्तते। बताइए डिस्ग्राफिया क्या होता है भाई? देखिए भाई, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया ये आप ध्यान रखना। डिस्ग्राफिया में क्या होता है भैया? लेखन क्षमता लेखन संबंधी अक्षमता होती है डिस्ग्राफिया। तो यहां पर हम देखें ऑप्शन सी में लिखित भाषा की बात की गई है। लिखित भाषा यहां बोधे भाषागत न्यूनता, अर्थात लिखित भाषा में भाषागत न्यूनता। तो ये यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए, और यदि यहां पर बात की जाती डिसलेक्सिया की तो भैया वहां पर हमारा आंसर होता पठन संबंधी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। और यहां पर भैया आपको सारे प्रश्न मिलेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। भाषा मुख्य रूपेण भवति, अर्थात भाषा का मुख्य रूप होता है मौखिक होता है, लिखित होता है, दृश्य होता है या फिर लिखित चित्रात्मक होता है। तो भाई मेरे हम सभी जानते हैं भाषा क्या है? भैया भाषा एक विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। ये तो हम सभी जानते हैं। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? एक दूसरे के मध्य अपने विचार रखते हैं। जैसे मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं, है ना? इसमें मैं क्या है? भाषा का ही तो प्रयोग कर रहा हूं। तो हम कह सकते हैं जो भाषा मुख्य रूप से होती है भाई मौखिक होती है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और सभी से भैया फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक तो भाई बनता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कहा गया है? विभिन्न विषयाणां ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिनः मातृभाषायाः उपयोगः, अर्थात यहां पर भाई कहा गया है, क्या कहा गया है? विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों में मातृभाषा का प्रयोग। बताइए, यदि आप विभिन्न विषयों में ज्ञान के लिए विद्यार्थियों में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं मातृभाषा को, तो इससे क्या होगा? क्या है? ज्ञान प्राप्तौ सहायम करस्यति, ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है। तो बिल्कुल सही होगा यहां पर हमारा ऑप्शन ए। यदि आप विभिन्न विषयों में ज्ञान के लिए विद्यार्थियों में मातृभाषा का उपयोग करते हैं तो यहां पर विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगा उसकी मातृभाषा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। देखिए भाई, कुछ लोग मुझसे क्या कमेंट करते हैं कि सर आप सीधा आंसर बताइए, इसमें टाइम वेस्ट होता है। सोचिए मैं आपको समझाता हूं तो वो अच्छा नहीं लग रहा उनको। उनका मतलब क्या है? आप सीधा सीधा आंसर बताते जाओ। भाई कोई मतलब नहीं है ऐसा पढ़ने का। ठीक है, मैंने बहुत सारी कमेंटें देखी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर आप ऑप्शन मत पढ़ा करो, आप सीधा आंसर पर टिक कर दिया करो बस। ठीक है, ऐसा ही वो संस्कृत में बोलते हैं, आप तो सीधा आंसर बता दो। भाई आपको क्या है समझना है यहां पर। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है? कविता पाठनम क्रियते, अर्थात कविता पाठन किया जाता है। जो आप कविता को पढ़ते हैं, बताइए आप कविता को क्यों पढ़ते हैं? विचाराम बोधनार्थम आनंद अनुभूत अर्थम चा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भैया वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है?
विचारों के बोधर्था, मतलब बोधर्था का मतलब हुआ ज्ञान के लिए, ठीक है, विचारों के ज्ञान के लिए और आनंद अनुभूति के लिए हम कविता का पाठन करते हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाकी ऑप्शन बी का अर्थ क्या हुआ, नवीन शब्दों के ज्ञान के लिए भैया क्या कविता पढ़ते हैं आप, नहीं। वर्तनी और व्याकरण के ज्ञान के लिए कविता पढ़ते हैं, नहीं मेरे भाई। छंदबद्ध रचना के ज्ञान के लिए कविता पढ़ते हैं, नहीं। तो यहां पर यदि मैं सारे ऑप्शन आपको समझा देता हूं तो यहां पर आपको यही बेनिफिट होता है। आप लोग एग्जाम में भी वहां पर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप जो कुछ और ऑप्शन दिए हैं उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप तुक्का भी मार सकते हैं। जैसे भैया यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अब आपने 2 तो भैया क्रॉस कर दिए, अब बचे ये 2, इनमें से आपको चूज करना होगा, है ना। तो यहां पर थोड़ी सहायता आपको ऐसे में मिल सकती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। और देखिए भैया ये तो मैं बताया है, मैं ऐसा मत बोलता, कभी नहीं बोलता कि आप तुक्का के भरोसे रहना। हमें तो जो आंसर देना है बिल्कुल 100% श्योर होंगे उसमें, हम वही आंसर देंगे भाई। चलिए यहां पर कहा गया है स्वर्णवती ही हिंदी संख्या का बोधक है, बताइए किस संख्या का बोधक है। तो मेरे भाई ये है 96 का, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसके साथ साथ आप लोग इसको भी देख लो, यहां पर क्या लिखा 66, तो 66 को क्या बोला जाएगा, सठ षष्ठी। 67 को बोला जाएगा सप्तषष्ठी और 36 को बोला जाएगा सठ तिरसठ, ठीक है। आप लोग 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है भाई इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है ये आप जरूर पढ़ लेना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। डा का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए भाई संस्कृत और हिंदी व्याकरण में अंतर थोड़ा बहुत है, बाकी थोड़ा पूरी ग्रामर सेम है। तो यहां पर हम सभी जानते हैं टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, मूर्धा कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये मूर्धा की श्रेणी में आते हैं। संस्कृत को जितना कठिन बना दिया है उतनी कठिन भाई है नहीं संस्कृत बहुत आसान है, बस हमें कठिन इसलिए लगती है हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमें वो कठिन लगती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या कहा गया भाई, पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। अब बताइए पितृन शब्द में विभक्ति वचन कौन सी होगी। तो भाई मेरे इसमें आपको रचना वो विभक्तियों का पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रथमा में आएगा, द्वितीया में क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए पितृ, पितृ की क्या होती है, जो कि ऋकारांत पुल्लिंग होता है, पिता, पितरौ, पितरहा, मतलब क्या है, ये यहाँ पर एक वचन है, ये द्विवचन है और ये है बहुवचन। और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर पितरन देखिए ये आ गया है, तो क्या है पितरन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर भाई ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। और जो भी भाई आपका स्कोर रहेगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, लेकिन मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कुछ भी नहीं भी करते, लेकिन लगभग 5% लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग कमेंट नहीं करते। क्या मालूम क्यों नहीं करते, या तो उनका स्कोर कम आता है या वो शायद स्कोर लगाते ही नहीं होंगे, ठीक है। मुझे क्या करना, मेरा काम है आपको पढ़ाना, जिसको पढ़ना भैया पढ़िए, उसका स्वागत है। चलिए यहां पर क्या कहा गया है मेरे भाई, देखिए एक छोटा सा श्लोक दिया है, ठीक है, छोटा सा श्लोक दिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी आंसर देना है। तो भैया हम हिंदी में क्या करते थे, पहले हम पद्यांश को पढ़ते थे, उसके बाद उसके आंसर देते थे, लेकिन संस्कृत में क्या भैया पढ़ने में समय लगता है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, सीधा प्रश्नों पर आना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए अब देखिए यहां पर कहा गया है यत्र सम्मानः प्रीतिः बान्धवः विद्यागमश्च न भवेयु तत्र किं करणीयम्। अर्थात जहां सम्मान, प्रीति, बंधुता नहीं है वहां पर हमें क्या नहीं करना चाहिए।
अब देखिए भाई, यदि आपको इसका हिंदी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पर इतना तो समझ सकते हैं आप, मध्याह्न भोजन नहीं करना चाहिए, गृह निर्माण करना चाहिए, या फिर रात्रि निवास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर एक किससे मैच हो रहा है। ठीक है, यदि आपको हिंदी नहीं आती है तो भी भैया आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखिए, यस्मिन् देशे ना सम्मानो ना कीर्तन चा बांधवः ना चा विद्यागमा कश्चित ना तत्र दिवसम बसेत। मतलब जहां पर आपको सम्मान, प्रीति और बंधुता ये नहीं दिखाई दे, वहां पर आपको एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। देखिए यहां पर कहा गया है ना तत्र दिवसम बसेत। देखिए यहां पर आप शब्द मैच कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम करेक्ट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी को दे देंगे। आसान तो है बिल्कुल, है ना, कठिन नहीं है, आपको शब्द मैच करना है भाई, बस। ओके, और कोई अलग से आपको आंसर नहीं देना अपने मन से। चलिए, सम्मानः इति पदस्य विपरीत अर्थक नास्ति। अब देखिए यहां पर क्या है, हमें पद्यांश देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर कहा गया है जो सम्मान है इस पद का विपरीत अर्थक नहीं है। नास्ति का मतलब क्या होता है, नहीं है, और यहां पर अस्ति लिखा होता है, इसका मतलब है। तो बताना है सम्मान का कौन सा विपरीत अर्थक नहीं है। तो यहां पर देखिए, सम्मान का उल्टा क्या होगा, विपरीत, अपमान होगा, तिरस्कार होगा और अनादर होगा। लेकिन जो यहां पर कहा गया ऑप्शन सी में आदर, तो मेरे भाई आदर सम्मान का पर्यायवाची होता है, ना कि विपरीत अर्थक। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कितना आसान है भाई। ठीक है, चलिए, फिर कहा गया है संसारे निरर्थकम अस्ति। संसार में निरर्थक क्या है, बताइए। संसार में निरर्थक है क्या है भैया। अब इसका हमें यहां पर आंसर देखना पड़ेगा। देखिए यहां पर आप देखिए ध्यान से, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थम। मतलब क्या है, कुछ भी यहां पर निरर्थक नहीं है। क्या है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्या है, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। और भाई मेरे द्वारा यदि आपको पढ़ाते समय किसी का धोखे से अशुद्ध उच्चारण हो जाता है तो मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप निश्चित रहें, यहां पर जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो 100% श्योर है। ठीक है, चलिए, कहा गया है प्रथम श्लोक अनुसारेण जीवनम केन शोभिते। अर्थात यहां पर कहा गया है प्रथम श्लोक के अनुसार जीवन किससे शोभित होता है। अब चलिए हम प्रथम श्लोक देते हैं। देखिए प्रथम श्लोक में क्या कहा गया है, सत्येन शोभिते वाणी सदाचारेण जीवनम। अर्थात सत्य से क्या है, सत्य से हमारी वाणी शोभित होती है, और सदाचार से क्या है, जीवन शोभित होता है। तो भैया किससे होता है जीवन शोभित, सदाचार से। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो भैया ये मिल गया हमें सदाचारेण, मतलब सदाचार से क्या है, जीवन शोभित होता है। आसान है ना। देखिए मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूं ऐसा तो नहीं मन से बता रहा हूं, यही मैं क्या कर रहा हूं, श्लोक में देखता हूं और आंसर देता हूं। ठीक है, चलिए, अब यहां पर कहा गया है कस्यः कोशः व्ययतः वृद्धिं गच्छति। अर्थात यहां पर कहा गया है कि कौन सा कोष व्यय से बढ़ता है। मतलब या एक समझ लो, किस कोष में व्यय से वृद्धि होती है, पुरुष के कोष में, राज्ञा, विद्या या फिर गृहस्थ्य। तो भैया वहां पर कहा भी गया है, मैं आपको वहां नहीं ले जाता हूं लेकिन सीधा आंसर ही बता देता हूं। यहां पर विद्या एक ऐसा कोष है जिसको आप जितना अधिक व्यय करेंगे उतना ये बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच है, वो एक दूसरे को कुछ बताना नहीं चाहते कि मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन भाई वास्तव में गलत बात है। आप लोग जितना दूसरों के साथ है अच्छा करेंगे आपके साथ उतना ही अच्छा होगा, और जितना आप ज्ञान का दान दोगे आपको ज्ञान है उतना अधिक बढ़ेगा। ओके, कहा गया है पर्वत लघन अर्थम कुर्यात्।
अर्थात यहां पर कहा गया भैया कि पर्वत को कैसे लांघना चाहिए। तो भैया पर्वत को कैसे लांघना चाहिए, सनह मतलब धीरे से लांघना चाहिए। देखिए इसका आप आंसर देख भी सकते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कहां से मिलेगा आंसर। ठीक है, देखिए कहा गया है ना सनहि पर्वत लंघनम, अर्थात धीरे से पर्वत को लांघना चाहिए। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 24 तो हो गया हमारा, मतलब हमने क्या है यहां पर पद्यांश कर लिया भैया। अब आते हैं हम गद्यांश पर। यहां पर भाई मेरे बोला गया है, देखिए आपको पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 25 से प्रश्न क्रमांक 30 तक के आंसर देना है। तो भैया मैं हिंदी में पहले क्या करता था, गद्यांश को पढ़ता था फिर आंसर देता था, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं कई बार संस्कृत में आपको ऐसा नहीं करना, संस्कृत में आपको उल्टा करना है। पहले आपको प्रश्न देखना है, उसके बाद आपको सीधा गद्यांश में उसका उत्तर देखना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि गद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है सर्वाधिकम प्राणवायुम कहा वृष जाति। मान लेता हूं भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, मैंने मान लिया भैया मुझे इसका आंसर नहीं पता। अब मुझे क्या करना है, इसका आंसर देखना है। तो आपको क्या करना होगा, जो यहां पर लिखा है ना सर्वाधिक प्राणवायु कहा वृष जाति, ये जो शब्द हैं आपको यहां पर गद्यांश में देखने होंगे। ठीक है, मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूं। देखिए अब यहां पर देख लो भैया, पिपल वृक्षः सर्वाधिक प्राणवायुम विसर्जति, मिल गया ना सीधा, कौन सा, पीपल का वृक्ष सर्वाधिक प्राणवायु विसर्जित करता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, मैंने हिंदी तो नहीं की, यहां पर सीधा आंसर देखा, तो ऐसा भैया आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। वृक्षः इति पदस्य अर्थः भवति। अब भैया ये तो आप सीधा भी कर सकते हैं, यहां पर ये कहा गया है वृक्ष, इस पद का अर्थ क्या है भैया, वृक्ष का अर्थ क्या नदी होता है क्या, काट दो, नदी नहीं होता भैया, वृक्ष का अर्थ है पत्र होता है क्या, नहीं होता। वृक्ष का अर्थ क्या शाखा होता है क्या, नहीं होता, बल्कि मेरे भाई वृक्ष का अर्थ तरु होता है क्या, बिल्कुल भैया वृक्ष तरु का पर्यायवाची ही तो होता है ना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति, अर्थात यथाशक्ति जो समस्त पद है इसका विग्रह क्या होगा मेरे भाई। तो हमने हिंदी में पढ़ा ना, यथाशक्ति पढ़ा है ना, समास है ना, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है यहां पर जो यथाशक्ति, इसका क्या होगा शक्ति के अनुसार। तो यहां पर ऑप्शन ए में देख लो भाई, सत्यम अनतिक्रम में, अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। और समास कौन सा है इसमें, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ये भी आप ध्यान रखना। गद्यांश पद्यांश में ऐसे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके व्याकरण से रिलेटेड होंगे, जिनके आंसर आप सीधे दे सकते हैं, गद्यांश में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए भूतले केशाम बहुमहत्वम अस्ति। अब मान लेता हूं भैया मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो क्या करना है, ये जो शब्द है भैया इसको हमें गद्यांश में देखना होगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे गद्यांश के ऊपर। ठीक है, ऐसा ही आप लोग करना, अर्थ पता नहीं है कोई टेंशन नहीं लो भाई, हमें तो आंसर चाहिए है उसका। चलिए अब यहां पर देख लो भैया, भूतले वृक्षाणाम बहुमहत्वम अस्ति, मतलब क्या है, बहुमहत्वम अस्ति। तो यहां पर हम उसका आंसर देख लेते हैं भैया, बहुमहत्वम अस्ति लिखा है वहां पर, किसका, वृक्षों का। तो बिल्कुल देखिए वृक्षाणाम बहुमहत्वम अस्ति लिखा था ना, तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या है, मस्त है ना। चलिए बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टया वृक्षोपि किम वर्तते, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों में क्या होता है बताइए। अब चाहे आप तो इसका आंसर भैया देख सकते हैं, आपको क्या करना है भैया, ये जो शब्द हैं इनको आप ध्यान कर लो और हम देखते हैं क्या लिखा, वैज्ञानिक दृष्टया वृक्षोपि किम वर्तते। चलिए भाई इसको हम खोजते हैं कहां मिलता है हमें।
देखिए यहां पर आप देख सकते हैं वृक्षोपि चैतन्य वर्तते, मिल गया ना। क्या होती है वृक्षों में चेतना होती है, यहां पर ये कहा गया है। तो बस वहां पर आंसर लगा दो भैया टिक। क्या है? चेतनम, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना बिल्कुल। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। कहा गया है चरक सुश्रुतया दया किमाख्यम शास्त्रम प्रतिष्ठा बनता। अब भैया हमें इसका अर्थ नहीं पता, बस वैसा ही करेंगे हम। चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़ी ऑप्शन भी देख लिया करो। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखें भैया, देख ही देते हैं। यहाँ पर कहां पर, देखिए यहां मिल गया ये चरक सुश्रुतया दया रसया आयुर्वेदाख्याम शस्त्रम। यहां पर क्या है? आयुर्वेदाख्याम मिल गया है। तो यहां पर हम भैया करेक्ट आंसर किसको दे देंगे? ऑप्शन डी को, सॉरी ऑप्शन बी को दे देंगे, आयुर्वेद आख्याम। कितना आसान था ना। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।